डांटे और वर्जिल बचपन से ही एक बात को लेकर एक दूसरे से मुकाबला करते रहते थे। उन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है, क्योंकि छोटा भाई डांटे जन्म से ही नेचुरल टैलेंट और स्किल लेकर पैदा हुआ था, लेकिन बड़ा भाई वर्जिल के पास कोई नेचुरल टैलेंट नहीं था। उसे हर चीज के लिए डांटे से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और लगातार संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी इतनी मेहनत के बाद वो अपने छोटे भाई से आगे नहीं निकल पाता था। यहाँ तक कि डांटे की माँ भी उसे चेतावनी देती थी कि वो किसी को अपनी असली ताकत के बारे में ना बताए। वो कहती थी, बाकी बच्चे वो नहीं कर सकते जो तुम कर सकते हो, इससे उन्हें चोट लग सकती है। लेकिन एक दिन खेलते हुए डांटे को पकड़ने की कोशिश में वर्जिल बुरी तरह गिर जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिर भी उसके घाव बहुत तेजी से भर जाते हैं, क्योंकि वो एक डीमन का बेटा है, जबकि उसकी माँ इंसान है। वर्जिल अपनी माँ से पूछता है, मेरे लिए हर चीज इतनी मुश्किल क्यों है, लेकिन डांटे के लिए इतनी आसान? मैं वो सब क्यों नहीं कर सकता जो वो कर सकता है? उसकी माँ प्यार से जवाब देती है, जब हम किसी चीज को अपनी मेहनत से हासिल करते हैं तभी हम सच में उसके हकदार बनते हैं। फिर एक रात जब वर्जिल सिर्फ पानी पीने के लिए उठता है, तभी उनके घर पर अचानक बहुत सारे डीमंस हमला कर देते हैं। उस हमले के दौरान उनकी माँ मारी जाती है। और क्या आपको पता है कि उस वक्त डांटे कहाँ था? वो डर के मारे कहीं छिपा हुआ था। इसीलिए डीमंस सिर्फ वर्जिल को अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे कैद कर लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे फादर के अनगिनत गुनाहों की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और जो टॉर्चर वे उसे देते हैं वो बेहद खौफनाक होता है। वे उसे जिंदा जला देते हैं और जब भी उसके घाव भर जाते हैं वे उसे फिर से जिंदा जला देते हैं। हमें पता चलता है कि डांटे को कैद हुए काफी लंबा समय बीत चुका है। उसके ठीक सामने लेडी बैठी है, जो डांटे को इस हालत में देखकर साफ तौर पर खुश नहीं है। वो उससे कहती है, एक बार फिर मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जा रही हूँ। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि इंसानों और डीमंस के बीच की जंग पूरी ताकत के साथ चल रही है। असल में मैरी आर्खम, जिसे लेडी के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत खास मिशन के लिए डीमन वर्ल्ड में भेजी गई है और यह विशाल जंग सिर्फ एक ही मकसद के लिए लड़ी जा रही है। मिशन है मुंडस के किले में घुसना और एक बेशकीमती हथियार हासिल करना। एक ऐसा हथियार जो इस जंग का रुख पूरी तरह से हेल के खिलाफ बदल सकता है। हाँ, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इस एक लेजेंडरी हथियार को हासिल करने के लिए अनगिनत जानें कुर्बान की जा रही हैं। लेडी के पास मौजूद डिवाइस उसे उस हथियार की लोकेशन तक ले जा रहा है। रास्ते में बहुत कड़ी सुरक्षा है, लेकिन लेडी के पास एक खास डिवाइस भी है जिसकी मदद से वो इनविजिबल हो सकती है। रास्ते में उसे एक जेल भी मिलती है जहां बेगुनाह कैदियों को बंद करके रखा गया है। और जैसा कि उम्मीद थी, लेडी उनकी रखवाली कर रहे मॉन्स्टर को मार देती है और कैदियों को आजाद कर देती है। वे मॉन्स्टर्स उसे बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। इसके बाद हम इस जोकर नाम के आदमी को देखते हैं, जो बड़ी चालाकी से जनरल को भड़काता है और उसे किंग के किले में मदद मांगने के लिए भेज देता है। इसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि ये किसी बहुत ही खतरनाक खानदान से है। फिर हम देखते हैं कि जनरल इंसानों के खिलाफ मदद के लिए किंग मुंडस से विनती कर रहा है। वो कहता है कि अगर किंग खुद जंग के मैदान में उतर जाएं और अपनी जबरदस्त ताकत का थोड़ा सा हिस्सा भी दिखा दें तो ये जंग तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन जनरल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि किंग मुंडस गुस्से में कहता है, पहले तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिलाया और अब मेरे ही राज्य में मुझे आदेश देने की हिम्मत कर रहे हो। और अगले ही पल मुंडस जनरल को वही मार देता है। फिर वो कहता है, कितना बेवकूफ है, लेकिन इसकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। असल प्लान तो किंग को उसके किले से बाहर निकालकर जंग के मैदान तक लाना था, ताकि लेडी को उस हथियार को चुराने का मौका मिल सके। और ठीक वैसा ही होता है। किंग मुंडस इस जाल में फंस जाता है। इधर लेडी महल की रखवाली कर रहे मॉन्स्टर्स को मार देती है और चुपके से किंग मुंडस के थ्रोन रूम में पहुंच जाती है। वो खास हथियार कहीं उसी थ्रोन के अंदर छिपा हुआ है और उसके ठीक ऊपर वो जोकर खड़ा है, अपनी शैतानी मुस्कान के साथ पता नहीं किस बात पर हंस रहा है। यही वो हथियार है जिससे खुद किंग मुंडस भी डरता है। इसी वजह से वो इसे हमेशा अपने पास रखता है। किले के बाहर मुंडस जंग के मैदान में अपनी खौफनाक ताकत दिखाने में व्यस्त है। फिर सीन मुंडस के किले से 1800 मील दूर पश्चिमी माकाई क्षेत्र में शिफ्ट होता है। यहाँ हम एक रहस्यमयी लड़की को देखते हैं जिसे कई मॉन्स्टर्स ने घेर रखा है। मॉन्स्टर्स कहते हैं, लगता है तुम बैटलफील्ड से बहुत दूर भटक आई हो और यहाँ सिर्फ हमारा राज चलता है। तभी डांटे का भाई वर्जिल उन्हें रोकता है और कहता है, इस दुनिया में सिर्फ एक किंग का राज चलता है, क्या तुम अपने किंग के खिलाफ बगावत कर रहे हो? मॉन्स्टर्स जवाब देते हैं, तुम्हारे किंग मुंडस की वजह से ये इंसान हमारी दुनिया में आया है। हम ऐसे बेवकूफ रूलर को फॉलो करने से इनकार करते हैं। वर्जिल शांत होकर कहता है, अब तुम इनकार नहीं
नहीं करोगे क्योंकि मुझे यहाँ तुम्हारे सिर लेने के लिए भेजा गया है। और फिर मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वे कीड़ों की तरह मारे जाते हैं। एक बचा हुआ मॉन्स्टर उस लड़की की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो लड़की बेहद तेज निकलती है और पलक झपकते ही उस क्रीचर को मार देती है। साफ है कि ये लड़की वर्जिल को पहले से बहुत अच्छी तरह जानती है। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे दोस्त को तुम्हारा ये ह्यूमन फॉर्म पसंद नहीं है। वैसे मैं तुम्हारे लिए यूरोबोरोस का एक मैसेज लाई हूँ। यूरोबोरोस का नाम सुनते ही वर्जिल को अतीत की कुछ बातें याद आने लगती हैं। इसी दौरान लड़की कहती है, वो सांप जो अपनी ही पूंछ खाता है। फिर वो आगे कहती है, उसने मुझे ये बताने के लिए भेजा है कि वो सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहा है। वो जश्न मना रहा है क्योंकि उसने तुम्हारे डैडी मुंडस से एक बेहद कीमती चीज चुरा ली है, उसका अरकाना चैलिस। ये सुनते ही वर्जिल कहता है, ये नामुमकिन है। लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है, बेचारा मासूम वर्जिल, लगता है डैडी मुंडस ने तुम्हें कभी सच बताया ही नहीं, लेकिन यूरोबोरोस हमेशा सच बोलता है। तुम्हारी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम क्या कह रही हो, मुझे बताओ। लड़की धीरे धीरे पीछे हटती है और खुद को आग लगा लेती है। वो कहती है, अगर इस राज के पीछे का सच जानना है तो अर्थ पर आना, वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। और हाँ, इसके तुरंत बाद सीन फिर बदलता है। टीवी पर एक न्यूज चैनल दिखाया जाता है जिस पर बिल्कुल वही सिंबल होता है जो उस लड़की के शरीर पर था। न्यूज रिपोर्टर बहुत ड्रामेटिक अंदाज में बोल रहा होता है। वो सिंबल डार्क कॉम नाम के एक डोमेन का है, जबकि दूसरा निशान उसका सब डोमेन है। फिर सीन एक बार और बदलता है जहां लेडी जोर से कहती है, मैं डार्क कॉम छोड़ रही हूँ। इसके तुरंत बाद वो चैलेंज सौंपते हुए कहती है, सिर्फ इस एक चीज के लिए तुम लोगों ने अनगिनत इंसानों को मरने के लिए हेल में भेज दिया। डांटे सही कहता था, तुम अपने नीचे काम करने वाले लोगों को कीड़ों की तरह ट्रीट करते हो। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन एरियस उसे रोकते हुए कहता है, तुम गलत समय पर जा रही हो, मैं तो तुम्हें प्रमोट करने की सोच रहा था। लेडी जवाब देती है, मुझे लालच नहीं है, और वैसे भी इतने लोगों की जान लेने वाला ये चैलिस तुम्हारे किस काम का है, मैं और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती। एरियस कहता है, ये अरकाना का आखिरी टुकड़ा है, अरकाना के अलावा कोई भी चीज उसे खत्म नहीं कर सकती। अगर जंग सही तरीके से प्लान की जाए तो उसे और उसके पूरे किंगडम को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है और माकाई आजाद हो जाएगा। ये सुनकर लेडी कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं प्रमोशन स्वीकार करती हूँ ताकि कोई और यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद ना करे। और इसी के साथ लेडी ऑफिशियली एक कमांडर बन जाती है। इसके बाद विलियम बेंस एरियस से कहता है, लगता है अब उसे उसके फादर के बारे में बताने का समय आ गया है। लेकिन एरियस जवाब देता है, पहले हम अपनी आखिरी बैटल जीत लें, फिर उसे बताएंगे। असलियत यह है कि दुनिया की कोई भी ताकत अरकाना या उसके टुकड़ों को नष्ट नहीं कर सकती। अरकाना के 4 हिस्से हैं, मेडालिया, स्पाडा, बास्टोने और छोटा चैलिस। और अब ये सारे टुकड़े एक ही आदमी के हाथ लग चुके हैं, जिसका मतलब है कि वो आखिरकार अरकाना की पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है, वर्जिल। इसीलिए वे उसे अर्थ पर लाने के लिए पहले ही जाल बिछा चुके हैं। पहला चारा वो रहस्यमयी लड़की थी और दूसरा जोकर है, जिसका असली नाम जेस्टर है। सच कहे तो उस लड़की के कामयाब होने के चांस बहुत कम थे, लेकिन जेस्टर इतना खतरनाक तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करता है कि वो कुछ ही पलों में वर्जिल को अपने जाल में फंसा लेता है और अपना मिशन पूरा कर देता है। आखिर जो आदमी एक किंग को उसके थ्रोन से उठाकर बैटलफील्ड तक ले जा सकता है, वो लगभग कुछ भी कर सकता है। वर्जिल को पकड़ने के लिए खास बुलेट्स पहले ही बनाई जा चुकी हैं और वे डाटे के डीएनए से तैयार की गई हैं। बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही एरियस अपने ह्यूमन फॉर्म में डीमंस की एक मीटिंग में आता है, पूरा माहौल बदल जाता है। सभी डीमंस बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वे वर्जिल को उसके चेहरे पर कुछ नहीं कहते, लेकिन इतनी तेज आवाज में बातें करते हैं कि वो सब सुन सके। फिर आखिरकार वर्जिल खुद किंग मुंडस के सामने पहुंचता है और उसे बताता है कि पश्चिमी वेस्टलैंड्स में उसके नाम की खुलेआम बेइज्जती हो रही है, क्योंकि वहां के डीमंस को पता चल गया है कि मुंडस की वजह से इंसान माकाई में घुसे हैं। मुंडस जवाब देता है, अगर मैंने तुम्हें व्हाइट रैबिट के पीछे नहीं भेजा होता तो इंसान कभी हमारी दुनिया में आते ही नहीं, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे फादर की बनाई हुई दीवार जल्द ही गिर जाएगी और अर्थ मेरे पैरों के नीचे होगी। फिर जब वर्जिल को यकीन हो जाता है कि चैलिस सच में चोरी हो चुका है, तो वो अर्थ पर जाकर अरकाना वापस लाने की परमिशन मांगता है। मुंडस कहता है, बस ये ध्यान रखना कि उस दुनिया से तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे मिशन के बीच न आए। और हाँ, वो साफ तौर पर डाटे की बात कर रहा है। मुंडस ये भी बताता है कि उनके बीच एक गद्दार है, शायद एक से ज्यादा भी।
अरकाना के बिना उनकी दुनिया खतरे में है, इसलिए वो तुरंत वर्जिल को निकलने का आदेश देता है। वर्जिल दोनों दुनियाओं के बीच इतनी आसानी से आ जा सकता है, शायद इसलिए क्योंकि वो आधा इंसान और आधा डीमन है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वर्जिल अर्थ पर कदम रखता है, आर्मी उसकी मौजूदगी का पता लगा लेती है। उसे पकड़ने के लिए एक के बाद एक हमले किए जाते हैं। प्लान सच में बहुत शानदार होता है और वे कुछ समय के लिए उसे रोकने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे डांटे के डीएनए से बनी बुलेट से उस पर हमला करते हैं, वर्जिल कैद से आजाद हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स में पूरा खेल पलट देता है। वो सबको उनकी असली जगह दिखा देता है। फिर गुस्से में वो कहता है, तुम में से जो भी अभी बोल सकता है वो मेरे एक सवाल का जवाब देगा। मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हें यूरोबोरोस का निशान दिया है। फिर सीन बदलता है, जहां एरियस उस रहस्यमयी लड़की से कहता है, जैसा सोचा था, तुम्हारी बहन तुम्हें यहां ले आई। लगता है यूरोबोरोस आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो गया। जैसा कि हमने पिछले सीजन के आखिरी एपिसोड में देखा था, सीजन 1 में डांटे व्हाइट रैबिट को मार देता है। उसके बाद वो फोर्स एज, स्पार्दा की तलवार और एम्यूलेट को एक दूसरे से अलग करके डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच की बैरियर को दोबारा बना देता है। और फिर हम उस अगले सीन को कैसे भूल सकते हैं, जहां लेडी डांटे को धोखा देती है, उसे बेहोश कर देती है और उसे पकड़ने का ऑर्डर पूरा करती है। इसके बाद हम विलियम बेंस को देखते हैं, जो एंडर्स को मार देता है और व्हाइट रैबिट के डिवाइस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। फिर वो उस डिवाइस का इस्तेमाल करके डीमन वर्ल्ड के लिए एक पोर्टल खोलता है और ऑपरेशन इन्फर्नो लॉन्च करता है। वो डीमन वर्ल्ड पर हमला भी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ डांटे को पकड़ लिया जाता है और कैद में जमा दिया जाता है, जबकि एम्यूलेट और फोर्स एज सरकार के हाथों में चले जाते हैं। और आखिरी सीन में हम वर्जिल को देखते हैं, जो डांटे का भाई है। वो कहता है, अब इन लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह के तूफान से पंगा लिया है। और हाँ, यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। इसके बाद हम एक बार फिर लेडी को डांटे से मिलने आते हुए देखते हैं। वो अपने किए हुए फैसलों पर साफ तौर पर पछता रही होती है। हम देखते हैं कि अब लोग अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि जनता डीमन वर्ल्ड के साथ किसी भी तरह की जंग नहीं चाहती। और क्या आपको पता है कि बाहर इतना हंगामा चल रहा है, जबकि प्रेसिडेंट अंदर क्या कर रहा है? वो अंदर एक लग्जरी पार्टी एंजॉय कर रहा है, क्योंकि सच कहें तो उसे लोगों की बातों की बिल्कुल परवाह नहीं है। इसी पार्टी में हम एरियस और विलियम बेंस को वर्जिल के बारे में बात करते हुए भी देखते हैं। वे कहते हैं कि देर सवेर वर्जिल खुद चलकर उनके पास आ जाएगा। फिर सीन बदलता है और हमें यूरोबोरोस डिटेंशन फैसिलिटी में ले जाता है, जहां कोई उस फैसिलिटी में घुस जाता है और एंट्रेंस की रखवाली कर रहे एक सोल्जर को मार देता है। इसके बाद सीन वापस उसी पार्टी में आता है, जहां एरियस और विलियम बेंस फैसला करते हैं कि वे डांटे को कैद से रिहा करेंगे, ताकि उसे उसके अपने भाई के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। और डांटे को गवर्नमेंट की साइड पर लाने में मदद करने वाली लेडी होगी, जो उस वक्त फिजिकल ट्रेनिंग में बिजी है। जैसे ही उसे पता चलता है कि डांटे को रिहा किया जा रहा है, लेडी धीरे से कहती है, वो शायद अब मुझसे नफरत करता होगा। फिर सीन दोबारा उसी पार्टी में शिफ्ट होता है, जहां हम प्रेसिडेंट को गुस्से में एरियस और विलियम बेंस का सामना करते हुए देखते हैं। प्रेसिडेंट कहता है, बहुत हो गया, मैंने ये जंग सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर मजबूत करने के लिए शुरू की थी, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी कुर्सी खो दूंगा। एरियस जवाब देता है, और तुम्हें प्रेसिडेंट भी हमने ही बनाया था। प्रेसिडेंट गुस्से में कहता है, यहाँ कंट्रोल मेरे हाथ में है, और अगर मैं चाहूं तो डीमन वर्ल्ड में तुम्हारे सारे माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फाड़कर तुम्हारे मुंह पर फेंक सकता हूं। ये सुनकर एरियस भड़क जाता है और प्रेसिडेंट को धमकी देते हुए कहता है, मैंने हर बड़े मीडिया नेटवर्क में भारी इन्वेस्टमेंट की है। मेरा सिर्फ एक फोन कॉल जाएगा और वही न्यूज दिखाई जाएगी जो मैं चाहता हूं। तुम्हारे हर राज को पूरी दुनिया के सामने लाया जा सकता है। इसी बहस के बीच वो रहस्यमयी लड़की अचानक वहां आ जाती है और एरियस को अपने साथ ले जाती है। ये सब होने के बाद प्रेसिडेंट बेहद गुस्से में आ जाता है। फिर सीन एक बार फिर बदलता है और हमें डांटे के पास ले जाता है, जो एक बहुत डरावना सपना देख रहा है। उस सपने में डांटे अपने भाई वर्जिल से उसे बचा न पाने के लिए माफी मांग रहा है। डांटे कहता है कि उस वक्त वो बहुत डर गया था और उसी डर ने उसे अपने भाई को बचाने से रोक दिया। इसी दौरान डांटे की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है और इसी वजह से वो आखिरकार कैद से आजाद हो जाता है। इसके बाद हम डांटे को एक इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए देखते हैं। इंटरव्यूअर उससे पूछता है, तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है ना? डांटे जवाब देता है, हाँ, मुझे कुछ समय के लिए डार्क कॉम के साथ काम करना है और वे मेरा कुछ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी करना चाहते हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि क्यों। वैसे क्या इसे जल्दी खत्म कर सकते हो? मुझे अभी अपने भाई से बात करने जाना है। वो आगे कहता है, पहले मुझे लगता था कि बचपन में उस डीमन अटैक के दौरान वर्जिल भी हमारी माँ के साथ मर गया था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो जिंदा है और किसी तरह डीमन किंग ने उसका ब्रेन वॉश करके उसे अपना वफादार नौकर बना लिया है, उसी इंसान का नौकर जो हमारे फादर का दुश्मन था।
फिर इंटरव्यूअर पूछता है, वो कमांडर आर्खम ही थी ना जिसने तुम्हें धोखा दिया और कैद करवा दिया था? डांटे आराम से जवाब देता है, हाँ, हमारे बीच ऐसा ही चलता रहता है। हम लड़ते हैं, बहस करते हैं और हर समय एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। ज्यादातर बार वही मुझे मारती है, लेकिन मैं भी एक ताकतवर डीमन हूं, इसलिए मैं भी उसे उसका जवाब जरूर देता हूं। फिर सीन बदलता है और आखिरकार हमें पता चलता है कि डांटे के कैद से आजाद होने के बाद असल में क्या हुआ था। डांटे के कैद से निकलने के बाद कमांडर आर्खम उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसका भाई वर्जिल अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही डांटे बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वो तुरंत अपने भाई से मिलना चाहता है। लेकिन जैसे ही कमांडर आर्खम उसे बताती है कि वर्जिल अब किंग मुंडस के लिए काम कर रहा है, डांटे पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका अपना भाई उसी आदमी के लिए काम कर सकता है जिसने उनकी मां को मारा था। इसी दौरान लेडी डांटे को बचपन की एक निशानी देती है और उससे कहती है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं वादा करती हूँ। फिर आगे बढ़ते हुए हम डांटे को उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगाते हुए देखते हैं जो उसे अपने भाई वर्जिल तक पहुंचने में मदद करेगी। इसके बाद एरियस डांटे को वो बेरहम कत्लेआम दिखाता है जो वर्जिल ने सोल्जर्स के साथ किया था। जैसे ही डांटे ये देखता है, वो पूरी तरह हिल जाता है, जैसे उसने कोई भयानक सपना अपनी आंखों से देख लिया हो। फिर इतने सालों बाद डांटे आखिरकार अपने भाई को दोबारा देखता है। उसे देखकर डांटे कहता है, ये अब मेरा भाई जैसा महसूस भी नहीं होता। वो ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता मुंडस ने उसके साथ क्या किया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई को वापस लेकर आऊंगा। बाद में हम डांटे को हथियार ढूंढते हुए देखते हैं क्योंकि डार्ककॉम ने उसका सारा सामान जब्त कर लिया था। तभी एक अजीब सी बूढ़ी औरत उससे कहती है, जो चाहिए ले लो, बस बाहर किसी को मत बताना। अब यहां से निकलो, मेरा शो शुरू होने वाला है। फिर हम वो शो देखते हैं जहां होस्ट अनाउंस करता है, आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद है, डीमन वर्ल्ड का एक एम्बेसडर वर्जिल द डीमन। क्या ये नामुमकिन है? ऑडियंस को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वर्जिल सच में एक डीमन है और जल्द ही बाकी सभी लोगों को भी पता चल जाता है कि वर्जिल इस शो में आया हुआ है। ये सब देखकर विलियम बेंस तुरंत कहता है, हमें ये ब्रॉडकास्ट बंद करवाना होगा। लेकिन एरियस जवाब देता है, इसे बंद क्यों करवाना है? अगर तुम्हें ये आता हुआ नहीं दिखा तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखा। सिर्फ एक सच में इंटेलिजेंट दुश्मन ही ऐसा मूव चल सकता है। उसने पूरा गेम ही पलट दिया है। अब बात मजेदार हो रही है। फिर वर्जिल बोलना शुरू करता है, मेरा जन्म तुम्हारी दुनिया में हुआ था, लेकिन बचपन से ही मैं माकाई में रहा हूँ। मैं यहाँ अपने किंग मुंडस का एक मैसेज लेकर आया हूँ। वर्जिल आगे कहता है, तुम लोग शायद सोचते हो कि ये जंग अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई है। तुम्हें बताया गया है कि हमारी दुनिया हेल है और हमारा किंग डेविल है, लेकिन ये सब झूठ है। हम डीमंस की कोई बुरी नियत नहीं है। मुंडस सिर्फ अपनी दुनिया में बैलेंस बनाए रखना चाहता है। ये सुनकर डांटे गुस्से में कहता है, वो उसका बचाव क्यों कर रहा है, वो कमीना। फिर हम वापस वर्जिल के पास आते हैं जो कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहता है, इन तस्वीरों को ध्यान से देखो। ये फोटोज तुम्हारी दुनिया में मौजूद एक सीक्रेट डीमन प्रिजन की सिक्योरिटी फुटेज से ली गई हैं। इनमें तुम्हारे सोल्जर्स माकाई के लोगों को बिना किसी ट्रायल के टॉर्चर कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही गुनाह है कि वे माकाई से आते हैं। ये देखकर एरियस कहता है, तो इसे लगता है कि कुछ तस्वीरों से लोगों की हमदर्दी जीत लेगा। वर्जिल आगे कहता है, जहां इन बेगुनाह लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, वो कोई गवर्नमेंट प्रिजन भी नहीं है, वो एक प्राइवेट फैसिलिटी है। और अगर उसके मालिक का पता लगाओ तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, यूरोबोरोस। ये जंग जिसमें दोनों दुनियाओं की जानें कुर्बान हो रही हैं, सिर्फ एक आदमी की साजिश का हिस्सा है, एरियस वॉन एरनबर्ग। और इसी के साथ वर्जिल एक एक करके एरियस के सारे काले राज खोलना शुरू कर देता है। एरियस इतना गुस्से में आ जाता है कि वो तुरंत शो को बंद करवाने का आदेश दे देता है। फिर सीन बदलता है जहां एक जवान आदमी वर्जिल से कहता है, प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहता है। कॉल पर प्रेसिडेंट कहता है, तो अब जब तुम ऑफिशियली माकाई के एम्बेसडर बन गए हो तो क्यों ना हम बैठकर शांति से बात करें। इसके बाद हर जगह अलार्म बजने लगते हैं क्योंकि वर्जिल सीधे उस जगह की तरफ जा रहा है जहां सब लोग मौजूद हैं और उसका असली मकसद एरियस को मारना है। दूसरी तरफ डांटे अपनी मां की तस्वीर को देखकर धीरे से कहता है, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। डांटे और वर्जिल बचपन से ही एक बात को लेकर एक दूसरे से मुकाबला करते रहते थे, उन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है। क्योंकि छोटा भाई डांटे जन्म से ही नेचुरल टैलेंट और स्किल लेकर पैदा हुआ था, लेकिन बड़ा भाई वर्जिल के पास कोई नेचुरल टैलेंट नहीं था। उसे हर चीज के लिए डांटे से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और लगातार संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी इतनी मेहनत के बाद वो अपने छोटे भाई से आगे नहीं निकल पाता था। यहाँ तक कि डांटे की माँ भी उसे चेतावनी देती थी कि वो किसी को अपनी असली ताकत के बारे में ना बताए। वो कहती थी, बाकी बच्चे
बच्चे वो नहीं कर सकते जो तुम कर सकते हो, इससे उन्हें चोट लग सकती है। लेकिन एक दिन खेलते हुए डांटे को पकड़ने की कोशिश में वर्जिल बुरी तरह गिर जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिर भी उसके घाव बहुत तेजी से भर जाते हैं क्योंकि वो एक डीमन का बेटा है, जबकि उसकी माँ इंसान है। वर्जिल अपनी माँ से पूछता है, मेरे लिए हर चीज इतनी मुश्किल क्यों है, लेकिन डांटे के लिए इतनी आसान? मैं वो सब क्यों नहीं कर सकता जो वो कर सकता है? उसकी माँ प्यार से जवाब देती है, जब हम किसी चीज को अपनी मेहनत से हासिल करते हैं तभी हम सच में उसके हकदार बनते हैं। फिर एक रात जब वर्जिल सिर्फ पानी पीने के लिए उठता है, तभी उनके घर पर अचानक बहुत सारे डीमंस हमला कर देते हैं। उस हमले के दौरान उनकी माँ मारी जाती है। और क्या आपको पता है कि उस वक्त डांटे कहाँ था? वो डर के मारे कहीं छिपा हुआ था। इसीलिए डीमंस सिर्फ वर्जिल को अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे कैद कर लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे फादर के अनगिनत गुनाहों की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और जो टॉर्चर वे उसे देते हैं वो बेहद खौफनाक होता है। वे उसे जिंदा जला देते हैं और जब भी उसके घाव भर जाते हैं वे उसे फिर से जिंदा जला देते हैं। क्योंकि वो एक डीमन का बेटा था, इसलिए वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। फिर एक दिन जब वे उसे एक बार फिर जिंदा जलाने वाले होते हैं, तभी अचानक एक दूसरा डीमन वहां आता है और उसे बचाकर किंग मुंडस के सामने ले जाता है। मुंडस कहता है, मैं इस दुनिया का किंग हूं, आज से कोई भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्जिल पूछता है, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मुंडस जवाब देता है, तुम्हारे फादर मेरे सबसे ताकतवर चैंपियन थे, मेरे सबसे वफादार जनरल। फिर मुंडस बताता है कि उन्होंने साथ मिलकर बहुत सारी जंगें लड़ी थी, जिनमें सबसे बड़ी जंग आर्गोसैक्स के खिलाफ थी। वो ये भी बताता है कि जिन लोगों ने वर्जिल को टॉर्चर किया था वे आर्गोसैक्स के वफादार फॉलोअर्स थे, यूरोबोरोस। यूरोबोरोस का निशान आर्गोसैक्स के फॉलोअर्स का है। वे तुम्हारे फादर से बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारा घर जला दिया और तुम्हारी माँ को मार दिया। इसके बाद मुंडस वर्जिल को वो तलवार देता है जो उसके फादर स्पार्दा ने बनाई थी। जैसे ही वर्जिल उस तलवार को उठाता है, वो अपनी माँ को मारने वाले हर डीमन को एक एक करके खत्म कर देता है। फिर मुंडस कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने मकाई फॉर्म में कैसे बजट्सना है। तुम उसी फॉर्म में रहोगे ताकि तुम्हें फिर कभी एक कमजोर इंसानी शरीर की कमजोरियां ना झेलनी पड़े। वर्जिल पूछता है, और बदले में मुझे क्या करना होगा? मुंडस जवाब देता है, वफादारी, तुम्हारी वफादारी। और यहीं से किंग मुंडस के प्रति वर्जिल की अटूट वफादारी की शुरुआत होती है। फिर सीन वापस वर्तमान में आता है, जहां वर्जिल का मकसद बिल्कुल साफ है, एरियस को खुद मारकर यूरोबोरोस का हर निशान मिटा देना। लेकिन उसके रास्ते में इतने सालों बाद वो अचानक अपने छोटे भाई डांटे से फिर मिल जाता है। डांटे मुस्कुराकर कहता है, इतनी ड्रामेटिक एंट्री करना कहां से सीखा? मैंने तो तुम्हें ये बिल्कुल नहीं सिखाया था। वर्जिल शांत होकर जवाब देता है, मुझे पहले से एहसास था कि तुम ही होगे मेरे छोटे भाई। डांटे मजाक में कहता है, बचपन में तो तुम इसी छोटे भाई से पिटते रहते थे। ये सुनकर वर्जिल बस मुस्कुरा देता है। उधर पास में एक आदमी सिर्फ एरियस के आदेश का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो हमला कर सके, लेकिन वर्जिल को पहले से इसका पता होता है। एरियस कहता है, मैं बस डांटे को पहला मौका देना चाहता हूँ। फिर वर्जिल डांटे से कहता है, तो हमारी इस इमोशनल मुलाकात के लिए कैपिटल को खाली करवा दिया गया है? डांटे हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे किसी तरह तुम तक पहुंचना था। तुम न लिखते हो न कॉल करते हो। मुझे पता है डीमन रेल्म से लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स महंगी होती होंगी, लेकिन फिर भी तुम कोशिश तो कर सकते थे। वर्जिल जवाब देता है, मैं भी तुम्हारे बारे में यही कह सकता हूँ। तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि शायद मैं उस हमले में बच गया हूँ, जबकि हमारा खून एक है, हमारी ताकतें एक जैसी हैं और तुम बच गए थे। डांटे धीमी आवाज में कहता है, मैं मानता हूँ मैं गलत था, लेकिन तुम मुंडस के लिए काम क्यों कर रहे हो? उसके सोल्जर्स ने हम पर हमला किया था, उसी ने मॉम को मारा था। वर्जिल जवाब देता है, उसके सोल्जर्स? तुम्हें ये किसने बताया? तुमने सच में व्हाइट रैबिट की बात पर भरोसा कर लिया? डांटे हैरान होकर पूछता है, तुम व्हाइट रैबिट को जानते थे? वर्जिल जवाब देता है, अगर मैं उसे नहीं जानता तो उसके पास मेरा खून और एम्यूलेट का मेरा हिस्सा कैसे पहुंचता? हमारे फादर ने जो बैरियर बनाया था उसे तोड़ने का आदेश मुंडस का था। डांटे तुरंत कहता है, तुमने उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की जो डैड ने हमें उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए बनाया था। वर्जिल जवाब देता है, और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, लोग जो भी कहते हैं तुम उस पर भरोसा कर लेते हो। स्पार्दा ने कभी मुंडस को धोखा नहीं दिया। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मुंडस ने खुद मुझे पाला है ताकि मैं अपने फादर की जगह ले सकूं, वो जगह जिस पर असली हक मेरा है। डांटे अपने भाई से पूछता है, मुंडस ने तुम्हारे साथ क्या किया है? वर्जिल शांत होकर जवाब देता है, उसने मुझे आजाद किया है। और इतना कहते ही वर्जिल सीधे डांटे पर हमला कर देता है और इसी के साथ दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई एक बार फिर शुरू हो जाती है। लड़ते हुए वर्जिल डांटे से कहता है, अब भी तुम सिर्फ अपने नेचुरल टैलेंट पर भरोसा करते हो, कम से कम कुछ तो सीख लिया होता। लड़ते हुए डांटे जवाब देता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता।
वर्जिल कहता है, जिस पल तुम्हें समझ आया कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम बहाने बनाने लगे। मेरे पास वो नेचुरल गिफ्ट्स कभी नहीं थे जिनके साथ तुम पैदा हुए थे। मेरा पूरा बचपन उसी आग में जल गया। लेकिन अब मुझे देखो, मेरी कमजोरियों ने मुझे तुमसे बेहतर बनाया है, तुमसे ज्यादा समझदार, तुमसे तेज, तुमसे ज्यादा ताकतवर। सालों तक मैंने खुद को माकाई की आग में ढाला है, जबकि तुम ह्यूमन फॉर्म में पिज्जा और चॉकलेट आइसक्रीम खाते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहे। डांटे तुरंत जवाब देता है, चॉकलेट नहीं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। और फिर एक लंबी और बेरहम लड़ाई के बाद वर्जिल आखिरकार डांटे को हरा देता है। जाते जाते वो कहता है, जब तुम होश में आओ तो मुझे ढूंढने आना, मैं नीचे रहूंगा, मॉम के असली कातिल को तड़पाते हुए। ये सब देखकर आर्कहम वर्जिल को रोकने का फैसला करती है, लेकिन एरियस उसे रोकते हुए कहता है, हम अर्काना को बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ सकते। फिर सोल्जर्स लगातार वर्जिल पर फायरिंग करने लगते हैं, जब तक कि उनकी सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। वर्जिल शांत होकर कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, और ये सुनते ही सोल्जर्स तुरंत मुड़कर डर के मारे भाग जाते हैं। आखिरकार वर्जिल एरियस तक पहुंच जाता है। फिर वो लेडी के सामने खड़ा होकर कहता है, तो तुम मेरे भाई की फेवरेट ह्यूमन हो। तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हारे आने से पहले ही मेरी दुनिया तक पहुंच गई थी। तुम्हें मारने के बाद मेरी रेपुटेशन और भी बड़ी हो जाएगी। वर्जिल हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत अपने भाई से ज्यादा करता हूँ। तुम्हें अपनी ताकत खुद कमानी पड़ी है। तुम एक ऐसे मकसद के लिए लड़ रही हो जिसके लिए तुम मरने तक को तैयार हो। लेकिन शायद तुम्हें यह सुनना अच्छा ना लगे, तुम्हारे अपने प्रेसिडेंट ने मुझे ये लोकेशन दी है। वो उस जंग को खत्म करना चाहता है जो तुमने और तुम्हारे मास्टर ने शुरू की है। लेडी ठंडे लहजे में जवाब देती है, तुमने हॉपर के साथ डील की है, मेरे साथ नहीं। जैसे ही वर्जिल कहता है, तो फिर तुम्हारे साथ भी डील क्यों ना कर लूं? लेडी को अचानक डांटे की याद आ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है, तुम दोनों भाई अपने मसले खुद सुलझाओ। फिर वर्जिल पूछता है, तुम्हें मैं छोटे भाई में आखिर दिखा क्या? लेडी जवाब देती है, तुम दोनों आधे इंसान हो, लेकिन तुम्हारे भाई के अंदर तुमसे कहीं ज्यादा इंसानियत बाकी है। वर्जिल कहता है, ये बात उसे जरूर बताना जब तुम उसे दीवार से खुरच रही होगी। तभी विलियम बेंस अचानक चिल्लाता है, मैरी रुको! लेडी मुड़कर जवाब देती है, मैरी कौन है? और इतना कहकर वो सीधे डांटे की तरफ चल पड़ती है। फिर विलियम बेंस वर्जिल से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें अर्काना लेकर जाने देंगे? वर्जिल शांत होकर जवाब देता है, सिर्फ अर्काना ही नहीं, मैं एरियस का कटा हुआ सिर भी लेकर जा रहा हूँ। इतने समय से एक बात मुझे परेशान कर रही थी, मकाई के उस बेकार से ग्रुप ने आखिर अर्थ पर मेरी माँ तक पहुँचने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया? अब मुझे समझ आ गया है, इसमें किसी इंसान का हाथ जरूर था। कोई ऐसा इंसान जो आर्गोसैक्स के नक्शे कदम पर खुलेआम चलने जितना घमंडी हो। एरियस आगे बढ़कर कहता है, तुम्हारी माँ की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें ऐसा यकीन जरूर दिलाया ताकि तुम यहाँ आ जाओ। ये सुनते ही वर्जिल गुस्से में चिल्लाता है, झूठे! और तुरंत उस पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह एरियस वर्जिल के हमले को हैरान कर देने वाली आसानी से रोक देता है और आखिरकार अपनी असली ताकत दिखाता है। फिर एरियस कहता है, काश तुम समझ पाते कि ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। मुझे पता था कि प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा वो पागल कुत्ता आखिरकार मेरे खिलाफ हो जाएगा। तुम अब भी नहीं समझे है ना? तुम्हारा मकसद और मेरा मकसद एक ही है। वर्जिल ठंडे लहजे में जवाब देता है, मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ अपने किंग का वफादार हूँ। एरियस हंसते हुए कहता है, मुंडस तुम्हें शुरू से बेवकूफ बनाता आया है बच्चे, मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था। और ये कहते हुए एरियस किसी तरह अर्काना चैलिस को अपने अंदर समा लेता है और उसकी ताकत को अपना बना लेता है। और इसी के साथ वर्जिल और एरियस के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरा नाम वर्जिल है और इस समय मैं डीमन किंग मुंडस के अधीन ट्रेनिंग ले रहा हूं ताकि एक दिन अपनी माँ के कातिलों से बदला ले सकूं। मेरी माँ इंसान थी और मेरे पिता, जिन्हें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखा तक नहीं, एक डीमन थे। यानी मैं आधा इंसान और आधा डीमन हूँ। मैंने अपना पूरा बचपन इस नरक जैसी दुनिया में डीमंस के बीच बिताया है, जहाँ मैंने खुद को हर दिन पहले से ज्यादा ताकतवर बनने के लिए मजबूर किया। और मैं आर्गोसैक्स के उस निशान से नफरत करता था, क्योंकि उसी निशान की वजह से मेरा पूरा बचपन बर्बाद हो गया था। आज भी जब मुझे वो पल याद आता है जब मेरी माँ मेरी आंखों के सामने मारी गई थी, तो मैं टूट जाता हूँ। एक बार मेरे किंग ने मुझसे कहा था, डेविल्स कभी रोते नहीं, और उसी पल मैंने अपने अंदर बचे हुए रोने वाले इंसान वर्जिल को हमेशा के लिए मार दिया। मेरे किंग ने मुझे बताया था कि आर्गोसैक्स एक बेहद निर्दयी शासक था। वो बच्चों को उनकी माओं के सामने जिंदा निगल जाता था और उन बेबस माओं को सब कुछ देखने पर मजबूर करता था। उनकी चीखें सुनकर वो हंसता था। लेकिन मेरे किंग मुंडस ने उस
खौफनाक दौर का अंत कर दिया, क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर था और मैं भी ताकतवर बनना चाहता था। इतना ताकतवर कि अपनी माँ के कातिल को अपने हाथों से मार सकूं, जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा था। मेरी माँ का कातिल एरियस पहले ही अरकाना चैलिस को अपने अंदर समा चुका था, जिससे उसे हराना बेहद मुश्किल हो गया था। मुझे सिर्फ उसकी जान नहीं चाहिए थी, बल्कि वो अरकाना चैलिस भी चाहिए था, जिसे उसने मेरे किंग मुंडस से चुराया था। लेकिन ये आदमी, जिसे मैं पूरे दिल से अपनी माँ का असली कातिल मानता था, बार बार यही कह रहा था कि उसकी माँ की मौत में उसका कोई हाथ नहीं था। मगर मैं उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं कर सकता था। मैं बार बार उससे पूछता रहा, मेरे घर पर हमला करवाने का आदेश तुमने ही दिया था, है ना? मेरी माँ को तुमने ही मरवाया था। लेकिन मैं जितनी बार पूछता, वो हर बार सब कुछ नकार देता। फिर उसने मुझसे कहा, तुमने उन डीमन से कभी ये क्यों नहीं पूछा जिन्होंने तुम्हारी माँ को मारा था कि उन्हें वहां किसने भेजा था? तुम सच जान पाते, उससे पहले ही मुंडस ने उन्हें तुम्हारे ही हाथों मरवा दिया। और उसी पल मेरे सारे शक यकीन में बदल गए। हमारे बीच सचमुच एक गद्दार था, ठीक वही बात जिसके बारे में मेरे किंग मुंडस ने मुझे बहुत पहले ही चेतावनी दी थी। क्योंकि एरियस को उस दिन की सच्चाई आखिर पता कैसे हो सकती थी? और फिर खुद एरियस ने ये बात खुलेआम स्वीकार कर ली। हाँ, ये सच है, तुम्हारे बीच एक गद्दार है, ऐसा इंसान जो किंग के दरबार में बहुत ऊंचे पद पर बैठा है और सबकी आंखों के सामने बड़ी चालाकी से छिपा हुआ है। फिर घमंड से मुस्कुराते हुए एरियस बोला, तुम उसे कभी हरा नहीं पाओगे। ये सुनते ही मैं उसका सीना चीरने ही वाला था, लेकिन अचानक उसने अरकाना चैलिस की ताकत से मुझे रोक दिया। फिर उसने एक और भी भयानक सच बताया। उसने माना कि माकाई में मेरे पास वही दूध उसी ने भेजा था, और इतना ही नहीं, वो अरकाना के बाकी तीनों टुकड़े भी हासिल कर चुका था। अब अरकाना की पूरी ताकत उसके हाथों में आ चुकी थी और उसी ताकत के दम पर वो दावा कर रहा था कि वो आर्गोसैक्स को फिर से उसके असली सिंहासन पर बैठा देगा, उसी सिंहासन पर जहां इस समय मेरे किंग मुंडस बैठे हुए हैं। आर्गोसैक्स, वही राजा जो बच्चों को उनकी माओं के सामने जिंदा निगल जाता था। ये सुनकर मुझे अचानक डांटे की याद आ गई। मेरा छोटा भाई, वही भाई जिसे मैंने इतनी बुरी तरह हराया था कि वो सचमुच दीवार पर चिपक गया था, और उसकी मदद करने के लिए पहले ही मैरी आर्खम उसके पास पहुंच चुकी थी। असल में मैंने ही उसे डांटे के पास जाने दिया था, और मैंने डांटे को उस तरह दीवार पर इसलिए दे मारा था क्योंकि वो मेरे रास्ते में खड़ा था। उधर एरियस मुझे मार नहीं सकता था, क्योंकि उसे अपना असली मकसद पूरा करने के लिए मेरे खून की जरूरत थी, और आखिरकार वो मेरा खून लेने में कामयाब हो गया। मेरा खून निकालते हुए वो कहता है, अब ठीक 22 घंटे बाद आर्गोसैक्स आखिरकार आजाद हो जाएगा। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि मेरा छोटा भाई डांटे उसे शब्दों से नहीं बल्कि सीधी गोलियों से जवाब देता है। और जैसे ही मैं आजाद होता हूँ, मैं मौका देखकर एरियस का एक हाथ काट देता हूँ। मैं उसका सिर धड़ से अलग करने ही वाला होता हूँ कि तभी वो रहस्यमयी लड़की हमारे बीच आ जाती है, और ठीक उसी पल पूरी इमारत ढहने लगती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर एरियस एक पोर्टल खोलता है और मेरी आंखों के सामने से भाग निकलता है। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से भागने देने वाला नहीं था, इसलिए मैं भी तुरंत अपना पोर्टल खोलकर उसके पीछे निकल पड़ता हूँ और सीधे उसी जगह पहुंच जाता हूँ जहां वो भाग कर गया था। असल में माफ करना, मैं अकेला नहीं पहुंचा था, मेरा छोटा भाई डांटे और वो लड़की भी मेरे ठीक पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए हम डांटे को वर्जिल से पूछते हुए देखते हैं, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वर्जिल जवाब देता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अगले 22 घंटों के भीतर तुम्हारा मास्टर अरकाना की ताकत से दोनों दुनियाओं को तबाह कर देगा। एरियस अरकाना का इस्तेमाल करके आर्गोसैक्स विनाश के राजा को फिर से जिंदा करना चाहता है। ये सुनते ही डांटे कहता है, और मुझे अंदाजा है ये कहानी भी तुम्हें मुंडस ने ही सुनाई होगी, है ना? वर्जिल शांत होकर कहता है, आर्गोसैक्स मकाई का सबसे बड़ा अभिशाप था, एक क्रूर शासक जिसे मुंडस ने हराया था। इंसानों की हेल की कल्पना आग और यातना वाली, असल में आर्गोसैक्स के शासन के दौरान मकाई की झलक देखकर बनी थी। एरियस सिर्फ मुंडस को मारने के लिए आर्गोसैक्स को वापस नहीं लाना चाहता, वो दोनों दुनियाओं को विनाश में डुबो देना चाहता है। डांटे गुस्से में जवाब देता है, और फिर भी तुमने व्हाइट रैबिट की मदद की थी ताकि वो बैरियर खोल सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुंडस ने तुम्हें ऐसा करने को कहा था। वर्जिल कहता है, अब हमें हमारे फादर के बनाए उस बैरियर की जरूरत नहीं है। इंसानों का पूरा इतिहास झूठ पर बना हुआ है। हमारे फादर ने वो बैरियर इंसानों की रक्षा के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने उसे इसलिए बनाया था ताकि मकाई इंसानी कीड़ों से दूर रहे। डांटे तुरंत पलटकर कहता है, डैड ने इंसानों को कभी कीड़े नहीं समझा, अगर ऐसा होता तो वो कभी इंसानों से रिश्ता ही नहीं बनाते। वर्जिल गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें सच में लगता है कि वो इंसानों से अपने वारिस पैदा करना चाहते थे? अगर ऐसा होता तो वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाते। सच्चाई बहुत आसान है, उन्हें शर्म थी कि उन्होंने एक इंसान से प्यार किया था, और सच कहूं तो तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। डांटे गुस्से से चिल्लाता है, तुम मॉम के बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हो? और ठीक उसी समय जब डांटे और वर्जिल एक बार फिर लड़ने वाले होते
हैं तभी अचानक लेडी का डिवाइस अर्काना के चारों टुकड़ों का पता लगा लेता है। अर्काना चैलिस अभी भी एरियस के पास है, लेकिन डिवाइस के मुताबिक बाकी तीनों टुकड़े भी यहीं कहीं पास में हैं, शायद किसी बेसमेंट में छिपे हुए। डांटे पूछता है अगर एरियस के पास पहले ही अर्काना के सारे टुकड़े हैं तो वो इंतजार किस बात का कर रहा है? अगले 22 घंटों में ऐसा क्या खास होने वाला है? लेडी जवाब देती है ग्रहण। कल एक दुर्लभ हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लगेगा, ऐसा ग्रहण जो 100 साल में सिर्फ एक बार होता है। फिर वर्जिल समझाता है उस ग्रहण से निकलने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा एरियस को अर्काना की पूरी ताकत सक्रिय करने देगी, लेकिन तभी जब उसके पास अर्काना के चारों टुकड़े होंगे। यानी ग्रहण खत्म होने से पहले हमें कम से कम अर्काना का एक टुकड़ा उससे दूर रखना होगा। फिर लेडी आगे बढ़कर कहती है ठीक है, तो आखिरकार हमारे पास एक प्लान है। मैं तुम दो को सीधे अर्काना के टुकड़ों तक ले जाऊंगी, लेकिन तब तक तुम दोनों बेवकूफ अपने बचकाने भाई भाई वाले झगड़े को यहीं रोक दो। इसके बाद तीनों अर्काना की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ हम एरियस को उसकी लैब में देखते हैं, जहां वो अपने घावों का इलाज कर रहा है। बल्कि सिर्फ इलाज ही नहीं, वो अपने लिए एक रोबोटिक हाथ भी बना रहा है। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें एरियस का बचपन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने पिता को एक खास चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है, वही चीज जिसकी तलाश उसके पिता लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन उसकी तारीफ करने की बजाय उसका शराबी पिता उसे जोर से धक्का देकर कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो? मेरी सारी परेशानियों की वजह तुम ही हो। फिर वो एरियस को पीटना शुरू कर देता है और कहता है दर्द और तकलीफ हमारी किस्मत में लिख दी है। इस दुनिया में हमारी औकात कूड़े से ज्यादा नहीं है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, हम अपनी किस्मत कभी नहीं बदल सकते। फिर सीन एक बार फिर बदलता है, जहां हम प्रेसिडेंट को ये मानते हुए देखते हैं कि शायद वर्जिल ने सबको मार दिया है। लेकिन तभी विलियम बेंस जिंदा उसके सामने आ जाता है। विलियम कहता है लगता है तुमने अपनी वफादारी किसी और को बेच दी। विलियम को जिंदा देखकर प्रेसिडेंट चौंक जाता है और घबराते हुए कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तभी विलियम एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें प्रेसिडेंट खुद ये कबूल करता हुआ साफ सुनाई देता है कि उसने वर्जिल से सौदा किया था और उसे एरियस और अर्काना की लोकेशन बता दी थी। ये सुनकर एक डरा हुआ सोल्जर कहता है मैंने आप पर भरोसा किया था। प्रेसिडेंट तुरंत घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है मैं कोई कमजोर प्रेसिडेंट नहीं हूं, समझे? और फिर वो पागलों की तरह अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो सोल्जर जो अपने इतने साथियों की मौत देखकर पहले ही सदमे में था, अचानक प्रेसिडेंट पर गोलियां चला देता है और उसे मार डालता है। उसे मारने के बाद वो खुद रोने लगता है और कहता है मैंने ये क्या कर दिया। उधर पास की एक स्क्रीन पर एरियस शांत होकर कहता है लगता है हमारी एक समस्या अपने आप ही खत्म हो गई। फिर सीन बदलता है जहां एरियस को अपने पिता द्वारा किए गए सारे अत्याचार याद आने लगते हैं। उन यादों की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाता। फिर अचानक एरियस टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उठाता है और अपने ही पिता पर हमला कर देता है। वो बार बार उन्हें चाकू की तरह घोंपता रहता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। असल में ऐसा लगता है जैसे एरियस अपनी यादों में भी उन्हें बार बार मारकर एक अजीब सी खुशी महसूस करता हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका रोबोटिक हाथ पूरी तरह उसके कटे हुए हाथ की जगह ले चुका है। अचानक अर्काना चैलिस तेज रोशनी से चमकने लगता है और एरियस को सीधे आर्गोसैक्स के सामने पहुंचा देता है। आर्गोसैक्स कहता है अब हम दोनों पूरी तरह संपूर्ण हो चुके हैं। एरियस जवाब देता है 28 जन्मों के बाद हमने आखिरकार अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। पूरा अर्काना बिल्कुल सही समय पर हमारे हाथों में है। आर्गोसैक्स कहता है ये नश्वर शरीर मेरे पुनर्जन्म का पात्र बनकर सम्मानित होगा। एरियस जवाब देता है हम दोनों उस दुनिया के पात्र बनेंगे जो आखिरकार अपनी जंजीरों से आजाद होने वाली है। आर्गोसैक्स कहता है हाँ, आग के द्वारा आजाद। प्रकृति और सभ्यता का हर नियम राख बन जाएगा, हम असीमित हो जाएंगे। फिर सीन वापस डांटे, वर्जिल और लेडी के पास आता है जो आखिरकार अर्काना तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अर्काना के चारों ओर एक बेहद शक्तिशाली एनर्जी बैरियर मौजूद है। तभी अचानक एरियस की साथी लूसिया उनके सामने आ जाती है ताकि उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सके और कुछ ही पलों में वो उनके सामने एक भयानक खतरा छोड़ देती है। एरियस के एक्सपेरिमेंट से बनाए गए अनगिनत डीमंस। बिना एक पल गवाए लड़ाई शुरू हो जाती है। वे एक एक करके डीमंस को मारते जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि लड़ाई बेहद कठिन हो जाती है। डांटे कहता है हमें और ताकत लगानी होगी। वर्जिल तुरंत जवाब देता है मैं तो पहले से पूरी ताकत लगा रहा हूँ, बच्चे की तरह तो तुम लड़ रहे हो। डांटे कहता है हमें टीम बनाकर लड़ना होगा। याद है बचपन वाला खेल जिसमें हमें झंडा पकड़ना होता था? उस दिन सारे बच्चे हमारे खिलाफ हो गए थे और हम दोनों ने मिलकर उन्हें हरा दिया था। वर्जिल जवाब देता है मुझे तो याद है कि तुमने एक पेड़ गिरा दिया था जिससे एक बच्चा मरते मरते बचा था। सच कहूं तो मैं अकेले ही बेहतर लड़ता हूं। डांटे हंसते हुए कहता है मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें ये तो याद होगा कि हमने वो झंडा कैसे जीता था। और बस इसी के साथ दोनों भाई बचपन वाली वही रणनीति फिर से अपनाते हैं। वर्जिल एक पोर्टल खोलता है और सीधे अर्काना तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन लूसिया उसे रोक देती है। फिर डांटे दूसरी तरफ से हमला करता है और सीधे अर्काना के सामने पहुंच जाता है, लेकिन लूसिया उसे भी पीछे धकेल देती है
और देखते ही देखते वो पोर्टल बंद हो जाता है। तीनों मिलकर हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी वर्जिल अचानक एक पोर्टल खोलता है और चालाकी से डांटे और लेडी को बहुत दूर टेलीपोर्ट कर देता है। फिर वो कहता है, और यहीं खत्म होता है तुम बच्चों का ये छोटा सा खेल। इतना कहकर पोर्टल उनके पीछे बंद हो जाता है। उसी समय लेडी मुश्किल से होश में होती है और एक ट्रक जिसका ड्राइवर गहरी नींद में है पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। उधर वर्जिल अब भी डीमन से लड़ रहा होता है कि तभी अचानक एरियस उसके सामने आ जाता है। जैसे ही वर्जिल उसे देखता है वो पूरी तरह अपना आपा खो देता है और बिना एक पल गवाए उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि अब एरियस के पास एक रोबोटिक हाथ भी है। एरियस मुस्कुराकर कहता है, तुम सच में बहुत जिद्दी हो, है ना? फिर वो वर्जिल को भी एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है। सीन फिर बदलता है जहां ट्रक बस कुछ ही सेकंड में लेडी को कुचलने वाला होता है कि तभी डांटे छलांग लगाकर उसकी जान बचा लेता है। लेडी मायूस होकर कहती है, सब खत्म हो गया, मैंने अपना मौका खो दिया, मैं फिर से नाकाम रही। फिर सीन वापस एरियस के पास आता है जो अर्काना के चौथे टुकड़े को अपने शरीर से अलग करके बाकी टुकड़ों के साथ रख देता है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें सक्रिय करने वाला होता है सिक्के के आकार वाला अर्काना का टुकड़ा अचानक लाल रंग से चमकने लगता है। तभी हम डांटे को असली चौथा अर्काना टुकड़ा हाथ में पकड़े हुए देखते हैं। वो मुस्कुराकर कहता है, तुम हारी नहीं हो। असलियत ये थी कि आखिरी पल में डांटे ने सिर्फ अर्काना का टुकड़ा ही नहीं छीना था, बल्कि उसकी जगह बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला एक नकली सिक्का रख दिया था। फिर डांटे हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जैकपॉट। ये समझते ही कि उसके साथ चाल चली गई है, एरियस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और दूसरी तरफ ये सुनकर कि डांटे कामयाब हो गया, लेडी इतनी खुश हो जाती है कि अचानक अपने होठ डांटे के होठों पर रख देती है। हाँ, उसने सचमुच डांटे को किस कर लिया और जाहिर सी बात है डांटे भी उस पल का पूरा मजा लेने लगता है। डांटे और लेडी का किस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार डांटे ने सिर्फ एक शानदार चाल चलकर उस लड़की से किस करवा लिया था जो कुछ समय पहले तक उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। फिर कहानी हमें 3 साल पहले के समय में ले जाती है। हम डांटे को उसके पुराने दोस्त एंजो के साथ देखते हैं जो वर्तमान समय तक आते आते मर चुका है। दोनों ने अभी अभी एक बेहद खतरनाक मिशन पूरा किया है और अब अपनी मेहनताना लेने पहुंचे हैं। जिस जगह वे पहुंचते हैं वो किसी घने जंगल जैसी दिखाई देती है। आखिरकार वे प्रोफेसर लूकन के पास पहुंचते हैं जिसने उन्हें यह मिशन दिया था। तभी अचानक एक सफेद बाघ उनके पास आ जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बाघ डांटे को पसंद करने लगता है। प्रोफेसर लूकन कहते हैं, तुम्हारा मेहनताना तैयार है, मेरे साथ चलो। चलते चलते प्रोफेसर लूकन डांटे से पूछते हैं, इतने सारे खतरनाक मिशन करते हुए क्या तुम्हारा कभी ऐसी किसी चीज से सामना हुआ है जिसे लोग जादू कहते हैं? डांटे तुरंत जवाब देता है, मैं जादू टोने पर विश्वास नहीं करता, ज्यादातर ट्रिक्स तो नकली होती हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जादूगर इतने लंबे लंबे स्कार्फ लेकर क्यों घूमते हैं। लूकन हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। फिर बिना किसी चेतावनी के प्रोफेसर लूकन अपनी शक्तियों से एक बंदर के दिमाग पर नियंत्रण कर लेते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, अचानक जमीन से पौधे उगने लगते हैं। अपनी शक्तियों से वो चारों तरफ हरियाली फैला देते हैं और कुछ ही पलों में उनके सामने एक विशाल जादुई पेड़ खड़ा हो जाता है और फिर एक ही पल में सब कुछ वापस पहले जैसा सामान्य हो जाता है। एंजो कहता है, बंदर वाला ट्रिक बढ़िया था, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हम घंटे के हिसाब से पैसे लेते हैं और तकनीकी तौर पर तुम्हारा समय अभी भी चल रहा है। फिर प्रोफेसर लूकन डांटे की तरफ देखकर कहते हैं, डांटे, तुम्हें भी एक अनमोल वरदान मिला है, लेकिन तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। तुम अपनी असली क्षमता से खुद को दूर कर चुके हो, एक झूठे कड़वे चेहरे के पीछे छिपकर और अपने बदले की भूख के पीछे ये उम्मीद करते हुए कि शायद उससे तुम्हारे खोए हुए दर्द का हिसाब बराबर हो जाएगा। ये सुनकर डांटे का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कहता है, तुम क्या जानते हो कि मैंने क्या खोया है? लूकन शांत स्वर में जवाब देते हैं, जब तुम रोशनी के रास्ते पर चलोगे और अपने लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए जीना शुरू करोगे, तभी तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो रास्ता दिखा सकता हूँ। डांटे कुछ कह पाता उससे पहले ही एंजो बीच में बोल पड़ता है, बस बहुत हुआ, तुम इस लड़के को सिर्फ इसलिए बहका रहे हो ताकि उसकी ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सको। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डांटे तुरंत मुस्कुराकर कहता है, इसकी बात में दम तो है, कुछ वैसे ही जैसे तुम मेरा इस्तेमाल करके खूब पैसे कमाते हो। कुछ पल सोचने के बाद प्रोफेसर लूकन आखिरकार उन्हें मिशन का मेहनताना दे देते हैं। जैसे ही एंजो पैसे देखता है वो फौरन उन्हें उठाता है और वहाँ से चल पड़ता है। जाते जाते वो कहता है, इस 3rd क्लास मैजिक शो के लिए शुक्रिया। उन्हें जाते हुए देखकर प्रोफेसर लूकन धीरे से कहते हैं, वो लड़का हमेशा मुश्किल रास्ता ही चुनेगा, बिल्कुल अपने पिता की तरह, आखिर तक जिद्दी। फिर कहानी वापस वर्तमान में लौटती है, सीधे उसी किस वाले सीन पर। अचानक लेडी को होश आता है और वो डांटे को खुद से दूर धक्का दे देती है। ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डांटे तुरंत शिकायत करते हुए कहता है, मुझे दूर क्यों धक्का दिया? लेडी जल्दी से जवाब देती है, गलत मत समझना, जीत की खुशी में मैं बस बहक गई थी। डांटे मुस्कुराकर कहता है, तो प्राइवेट मिलिट्री के सोल्जर्स अपनी जीत ऐसे सेलिब्रेट करते हैं? लेडी आंखें घुमाते हुए जवाब देती है, उस बारे में बाद में बात करेंगे, जब दुनिया पर मंडरा रहा खतरा खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो खतरे की बात करती है, डांटे को तुरंत अपने भाई वर्जिल की याद आ जाती है जो उसी समय एक बेहद खतरनाक हालात में फंसा हुआ होता है। डांटे तुरंत उसकी मदद के लिए निकलने लगता है, लेकिन
लेडी उसे रोकते हुए कहती है, अब वापस जाने का कोई फायदा नहीं, जब तक हम वहां पहुंचेंगे लड़ाई खत्म हो चुकी होगी। वर्जिल अपना ख्याल खुद रख सकता है, आखिर वो तुम्हारा भाई है, बस तुमसे थोड़ा कम बेवकूफ। और अब तक तो शायद उसने एरियस को भी उसी तरह हरा दिया होगा जैसे उसने तुम्हें हराया था। डांटे तुरंत जवाब देता है, उसने इसलिए मुझे हराया था क्योंकि मैं सच में उससे लड़ ही नहीं रहा था। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि अर्काना को हर हाल में नष्ट करना होगा। आखिर खुद मुंडस भी उसे कभी नष्ट नहीं कर पाया था। डांटे कहता है, मैंने एक बार एक प्रोफेसर के लिए काम किया था, शायद उसका नाम लूकन था। उसके पास कमाल की शक्तियां थी, उसकी हवेली तो किसी जंगल जैसी थी। मैंने अपनी आंखों से उसे एक बंदर के दिमाग पर नियंत्रण करते देखा था। लेडी उसे घूरते हुए कहती है, डांटे तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो। डांटे जवाब देता है, अगर कोई अर्काना को नष्ट कर सकता है तो वो प्रोफेसर ही है। लेडी गहरी सांस लेकर कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रही तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। फिर दोनों एक ड्राइवर से इजाजत लेकर उसकी मोटरसाइकिल पर सवार हो जाते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद वे उसी जंगल जैसी हवेली में पहुंच जाते हैं। पूरा इलाका डरावनी खामोशी में डूबा होता है। चारों तरफ देखते हुए लेडी कहती है, वाह ये जगह सचमुच एक जंगल है। दोनों उस घने इलाके के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी पीछे से एक सफेद बाघ अचानक लेडी पर हमला कर देता है। लेकिन उसी वक्त प्रोफेसर लूकन वहां आ जाते हैं और बाघ को रोक लेते हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं, लगता है इसने तुम्हें डरा दिया, इसके लिए माफ करना। यहाँ हमारे पास बहुत कम मेहमान आते हैं। लेडी तुरंत जवाब देती है, शायद इसलिए क्योंकि आपने अपने घर के आसपास एक बाग खुला छोड़ रखा है। फिर लूकन डांटे की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा स्पार्दा के बेटे। ये सुनते ही डांटे हैरान रह जाता है। रुको, आपको पहले से पता था कि मैं कौन हूँ? आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? इससे हमारी बहुत सारी परेशानी बच जाती। लूकन शांत होकर जवाब देते हैं, जब तक तुम सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, मैं तुम्हें सच्चाई कैसे बता सकता था? अपने बारे में जानना और अपनी असली पहचान को समझना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। ये बूढ़ा आदमी किसी काम का नहीं है, मैंने इसके जैसे बहुत लोगों को देखा है। लूकन तुरंत जवाब देते हैं, मुझे पता है तुम्हारे लिए किसी पर भरोसा करना आसान नहीं है। आखिर कैसे होगा जब तुम्हारे पिता के दो चेहरे थे? ये सुनते ही लेडी को अपने दर्दनाक अतीत की याद आ जाती है। लूकन फिर कहते हैं, मुझे तुम्हारे दोस्त एंजो के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वह सचमुच एक अच्छा दोस्त था। डांटे तुरंत असली मुद्दे पर लौट आता है और अर्काना मेडालिया को सामने दिखाते हुए कहता है, उम्मीद है आपको इसे नष्ट करना आता होगा। जैसे ही लूकन की नजर उस पर पड़ती है, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। अर्काना मेडालिया, ये तुम्हें कहां से मिला? जब डांटे बताता है कि उन्होंने इसे एरियस से चुराया है और बाकी अर्काना के टुकड़े अभी भी उसी के पास है, तो लूकन गंभीर हो जाते हैं। तुमने इसे एरियस से चुराया है? अगर ये यहाँ है तो वो इसे ढूंढते हुए आखिरकार यहाँ जरूर पहुंचेगा। एक पल भी गवाए बिना लूकन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और अर्काना मेडालिया की अनगिनत नकली प्रतियां बना देते हैं, जिन्हें दुनिया भर में फैला देते हैं। उधर एरियस जब अपनी शक्तियों से असली अर्काना मेडालिया को ढूंढने की कोशिश करता है, तो उन सभी नकली प्रतियों की वजह से उसकी खोज पूरी तरह नाकाम हो जाती है। फिर लूकन समझाते हैं, अगर एरियस अर्काना के चारों टुकड़े इकट्ठा कर लेता है तो कल लगने वाला हाइब्रिड सूर्य ग्रहण उसे आर्गोसैक्स को पुनर्जीवित करने की शक्ति दे देगा। डांटे जवाब देता है, हाँ ये बात मैं पहले ही सुन चुका हूँ। खुद मुंडस भी उससे डरता है। लूकन सिर हिलाते हुए कहते हैं, डरने की वजह सिर्फ मुंडस के पास ही नहीं है। अगर आर्गोसैक्स दोबारा जीवित हुआ तो उसके जन्म से निकलने वाली क्वांटम ऊर्जा की लहर इतनी शक्तिशाली होगी कि एक पूरा शहर पल भर में मिट जाएगा और उसके बाद वह भोजन करना शुरू करेगा। लेडी पूछती है, उसका क्या मतलब है? लूकन जवाब देते हैं, अपना अंतिम रूप पाने के लिए आर्गोसैक्स को ईंधन चाहिए, जिंदा प्राणियों की जीवन शक्ति। लाखों लोग मारे जाएंगे। डांटे पूछता है, आपको ये सब कैसे पता? लूकन जवाब देते हैं, क्योंकि अपने जन्म के समय उसने एक पूरी सभ्यता को निगल लिया था। फिर वह आगे कहते हैं, बहुत समय पहले जब अर्थ और मकाई अलग नहीं हुए थे, तब दोनों दुनियाएं एक साथ मौजूद थीं। उस समय महान प्राचीन शहर थे जहां इंसान और डीमंस साथ रहते थे। कहा जाता है कि उनका ज्ञान कई मामलों में हमसे कहीं आगे था। लेकिन फिर आर्गोसैक्स का जन्म हुआ। अपनी शक्ति की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए उसने उन प्राचीन दुनियाओं को ही निगल लिया। अगर वह वापस आया तो हमारा अंजाम भी बिल्कुल वही होगा। उधर एरियस एक एक करके नकली अर्काना मेडालिया को नष्ट करता जा रहा होता है ताकि असली वाला ढूंढ सके। वापस हवेली में लूकन कहते हैं, मैं अर्काना मेडालिया को नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसकी शक्ति को नियंत्रित करके इसे पूरी तरह समाप्त करने में 8 घंटे लगेंगे। तभी अचानक लूकन की पोती वहां आ जाती है। आपने मुझे बताया ही नहीं कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। फिर वह स्टाइल से पोज बनाकर कहती है, मैं मटिल्डा हूँ, भविष्य की एक्ट्रेस, पॉप सुपरस्टार और फैशन डिजाइनर। लूकन तुरंत कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत आना, अपने कमरे में वापस जाओ। वह मुंह फुलाते हुए कहती है, ये तो चीटिंग है। लूकन गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, कृपया इसे माफ कर देना, इसकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। अब इस दुनिया में इसके पास सिर्फ मैं ही बचा हूँ। इसके बाद लूकन अर्काना मेडालिया को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। वह डांटे और लेडी से कहते हैं, जब तक मैं इसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर देता, इस कमरे में कोई अंदर नहीं
आएगा। बाहर आकर लेडी डांटे से पूछती है, तो अब पूरे 8 घंटे हम क्या करेंगे? तभी मटिल्डा फिर से वहाँ आ जाती है और उसके बाद जो होता है वह किसी ने नहीं सोचा था। मटिल्डा दोनों को लगभग घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है और एक के बाद एक अजीब अजीब खेल खिलाने लगती है। डांटे और लेडी चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाते। आखिरकार खूब हंसते हंसते मटिल्डा थक जाती है और वहीं सो जाती है। उधर दूसरी तरफ एरियस आखिरकार असली अर्काना मेडालिया की लोकेशन पता लगा लेता है। उसी समय डांटे और लेडी हवेली के एक कमरे में अकेले रह जाते हैं और फिर जो अक्सर एक लड़के और एक लड़की के लंबे समय तक अकेले रहने पर होता है वही होने लगता है। आखिरकार शिकारी अपने शिकार का दिल जीतने का रास्ता ढूंढ ही लेता है और इस वक्त डांटे भी कुछ ऐसा ही करता दिखाई देता है। इतना ही नहीं, ऐसा भी नहीं लगता कि उसका शिकार इससे बिल्कुल नाखुश हो। खैर, फिलहाल उन दोनों को वहीं छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ एरियस अपनी पूरी सेना के साथ हवेली की ओर बढ़ चुका होता है। अर्काना मेडालिया पूरी तरह नष्ट होने में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी है और तभी पता चलता है कि एरियस पहले से ही प्रोफेसर लूकन को अच्छी तरह जानता है। जैसे ही वे लोग जबरदस्ती हवेली के अंदर घुसते हैं, लूकन को तुरंत उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। वो बंदर को डांटे को चेतावनी देने के लिए भेज देते हैं। और हाँ, ये मत पूछना कि डांटे ने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं। डांटे तुरंत बाहर भागता है और देखता है कि सफेद बाघ एरियस की सेना से लड़ रहा है, लेकिन अफसोस उनकी डुप्लीकेट सेना बहुत जल्दी उस बाघ को मार देती है। उसी समय मटिल्डा भी जाग जाती है और बाहर आते हुए कहती है, मेरे ही घर में पार्टी हो रही है और मुझे बुलाया तक नहीं। तभी एक डुप्लीकेट उसे देख लेता है और उस पर हमला करने दौड़ पड़ता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचा सके, डांटे बीच में आकर उसे खत्म कर देता है। फिर वो मटिल्डा से कहता है, डरना मत, कहीं सुरक्षित जगह जाकर छिप जाओ। इसके साथ ही वो अपना लॉकेट भी उसकी सुरक्षा के लिए उसे सौंप देता है। मटिल्डा वहां से भाग जाती है और अब असली लड़ाई शुरू होती है। डांटे और लेडी एक बात पर सहमत होते हैं, हमें बस 1 घंटे तक इन्हें प्रोफेसर लूकन से दूर रखना है। कुछ देर तक लड़ाई लगातार चलती रहती है। फिर एरियस लूसिया को भी लड़ाई में उतरने का आदेश देता है। लूसिया एक बेहद अहम बात बताती है, एरियस ने इन्हें इंसान और डीमन की कोशिकाओं को मिलाकर बनाया है, यानी ये जब चाहें डीमन में बदल सकते हैं, ऐसा कुछ जो तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कुछ ही पलों बाद वे सभी एक साथ अपने डीमन रूप में बदल जाते हैं। अब लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती है। आखिरकार दुश्मनों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि लेडी लगभग मारी ही जाती है। लेडी को खतरे में देखकर डांटे का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने किसी और अपने को खोना नहीं चाहता और आखिरकार डांटे अपने डीमन रूप में बदल जाता है और उसी पल पूरी लड़ाई का रुख बदल जाता है। वो दुश्मनों को ऐसे काटने लगता है जैसे वे सिर्फ कीड़े मकोड़े हों। ये देखकर एरियस कहता है, अब इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करने का समय आ गया है। लेडी डांटे को लड़ते हुए देखकर मजाक में कहती है, तुम्हें पहले ही बदल जाना चाहिए था, तब तो ये लड़ाई और भी मजेदार होती। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मुख्य डीमन अचानक उस पर हमला करता है और उसे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उठा ले जाता है। जैसे ही डांटे ये देखता है, वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी दुश्मन उसे घायल कर देते हैं। डीमंस अपने घाव भर सकते हैं, उन्हें मारना आसान नहीं होता, लेकिन लेडी वो ऐसा नहीं कर सकती। मुख्य डीमन हवा में ही उसे बेरहमी से यातनाएं देता है और बुरी तरह घायल कर देता है। फिर अचानक उसे बहुत बड़ी ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। लेडी की ये हालत देखकर डांटे पूरी तरह अपना आपा खो देता है। लूकन बेबस होकर चिल्लाते हैं, डांटे वहां से मत जाओ, लेकिन डांटे गुस्से में इतना अंधा हो चुका होता है कि वो उनकी एक नहीं सुनता। लूकन की बात पूरी तरह नजरअंदाज करके वो सीधे मुख्य डीमन की तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को वो चीरता हुआ आगे बढ़ता है। जब आखिरकार वो रास्ता साफ करके मुख्य डीमन तक पहुंचता है तो वो हंसते हुए कहती है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी भावनाएं हैं, तुम कभी भी शांत दिमाग से नहीं सोचते। फिर वो दोबारा हंसती है, मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, मैंने तुम्हें पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। और ठीक उसी पल एरियस डांटे की सबसे बड़ी कमजोरी पर कब्जा कर लेता है। वो एक छोटी बच्ची मटिल्डा को बंधक बनाकर कहता है, अपना हथियार नीचे रख दो, वरना इसकी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। डांटे समझ ही नहीं पाता कि अब क्या करे। उसी समय मुख्य डीमन उस पर सीधा हमला कर देता है कि डांटे दूर जा गिरता है और धीरे धीरे वापस अपने इंसानी रूप में लौटने लगता है। फिर एरियस लूकन की तरफ देखकर कहता है, आइए प्रोफेसर, अब ये छोटा सा नाटक खत्म कर दीजिए, मेडालिया मुझे सौंप दीजिए। अर्काना मेडालिया पूरी तरह नष्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी थे। लूकन के सामने एक असंभव फैसला था, या तो अर्काना को नष्ट करें या अपनी पोती को बचाएं। एरियस एक सौदा रखता है, ये अनुष्ठान रोक दीजिए और मैं आपकी पोती को छोड़ दूंगा। कुछ पल की भारी चुप्पी के बाद लूकन अपनी पोती को बचाने का फैसला करते हैं। वो आगे बढ़कर एरियस के सामने खड़े हो जाते हैं। एरियस मुस्कुराकर कहता है, प्रोफेसर लूकन, आपसे मिलकर खुशी हुई, काश हमारी मुलाकात किसी बेहतर मौके पर होती। हालांकि मेरे लिए तो ये मौका पहले से ही खुशियों भरा है। लूकन कहते हैं, उसे छोड़ दो। एरियस जवाब देता है, पहले मेडालिया। जैसे ही एरियस को मेडालिया मिलती है, वो मटिल्डा को छोड़ देता है। मटिल्डा तुरंत भागकर अपने दादाजी की तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी मुख्य डीमन अचानक लूकन के पीछे प्रकट हो जाता है और
और एक ही पल में प्रोफेसर लूकन को बेरहमी से चीरकर मार दिया जाता है। और जैसे इतना काफी नहीं था, मटिल्डा को भी उसी तरह एक अज्ञात जगह टेलीपोर्ट कर दिया जाता है जैसे पहले वर्जिल को किया गया था। फिर एरियस डाटे की तरफ देखकर कहता है, चिंता मत करो, वो लड़की जिंदा है, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ जिंदा रहना किसी बच्चे के बस की बात नहीं है और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। डाटे पहले ही इतनी बुरी तरह घायल और थक चुका होता है कि आखिरकार बेहोश हो जाता है और इस तरह इतने खून खराबे और दुखद घटनाओं के बाद एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि मैरी आर्कम किसी तरह जिंदा बच जाती है। इस समय उसका इलाज चल रहा होता है और ये इलाज एरियस द्वारा बनाई गई उस बेहद उन्नत तकनीक से किया जा रहा है जो मौत के मुंह में पहुंच चुके इंसान को भी वापस जिंदगी दे सकती है। फिर कहानी अतीत में चली जाती है। हम देखते हैं कि विलियम बेंस और मैरी आर्कम पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। उस समय लेडी अकेले ही एक डेमन से लड़ रही होती है। वो आज की तुलना में काफी छोटी दिखाई देती है। कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार वो उस डेमन को मार गिराती है। जैसे ही वो डेमन गायब होता है, विलियम बेंस उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जो कुछ उसने अभी देखा था उससे वो काफी प्रभावित होता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर गजब की क्षमता है। लेकिन उसका असली मकसद मैरी आर्कम को डार्क कॉम में भर्ती करना होता है। वो उसे अपने संगठन में शामिल होने का प्रस्ताव देता है और कहता है, हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हमारे लिए काम करोगी और उस राक्षस से अपना बदला लोगी जिसने तुम्हारा परिवार तुमसे छीन लिया। आखिरकार मैरी आर्कम के पास डार्क कॉम में शामिल होने के अलावा लगभग कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। फिर कहानी वापस वर्तमान में लौट आती है। लेडी आखिरकार होश में आ जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, विलियम बेंस उससे कहता है, हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। 1 घंटे से भी कम समय में ग्रहण शुरू होने वाला है और अर्काना की शक्ति से हम आखिरकार नर्क का हमेशा के लिए अंत कर देंगे। फिर वो बताता है कि इस समय वे लोग ओरोबोरोस इंटरनेशनल होटल के अंदर मौजूद है। ये सुनते ही लेडी तुरंत कहती है, तुम गलत हो। अगर एरियस ने अर्काना को सक्रिय कर दिया तो लाखों लोग मारे जाएंगे। एरियस तुम सबसे झूठ बोल रहा है। लेकिन विलियम बेंस जवाब देता है, तुम अब भी सच नहीं समझी। आज हम हमेशा के लिए शैतान का अंत करने वाले हैं। लेडी तुरंत उसकी बात काटते हुए कहती है, एरियस अर्काना की मदद से सिर्फ एक डेमन को मारना नहीं चाहता, उससे पहले वो उससे भी बड़े शैतान को दोबारा जिंदा करना चाहता है, उसी को जिसने मुंडस से पहले माकाई पर राज किया था। इतना सब सुनने के बाद भी विलियम बेंस कहता है, अब भी समय है कि तुम अपनी गलती सुधार लो। तुम्हें ये रास्ता छोड़ देना चाहिए, वरना तुम्हें इसका पछतावा होगा। फिर दृश्य डांटे की तरफ बदल जाता है। इस समय डांटे कैद में होता है। जैसे ही उसे होश आता है, एरियस कहता है, इतनी छटपटाहट मत दिखाओ और चिंता मत करो, लेडी जिंदा है। सच कहूं तो मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि तुमने उस लड़की से प्यार कर लिया जिसने न जाने कितनी बार तुम्हें मारने की कोशिश की। तब डांटे पूछता है, तुमने वर्जिल के साथ क्या किया? एरियस जवाब देता है, वर्जिल अभी भी जिंदा है, लेकिन इस समय वो इस दुनिया में नहीं है। वो बेहद जिद्दी है और अभी वो एक बेहद खतरनाक रास्ते पर चल रहा है। सबसे पहले हमें उसके दिमाग से मुंडस के सारे झूठ निकालने होंगे। एरियस ने उसे ऐसी जगह भेज दिया है जहां जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। एक ऐसी जगह जहां वो उन सभी लोगों को भेजता है जो उसके लिए मुसीबत बन जाते हैं। और सबसे बुरी बात, वर्जिल के पास इस समय उसकी तलवार भी नहीं है, यानी वहां से निकल पाना उसके लिए और भी मुश्किल हो गया है। कुछ देर चलने के बाद वर्जिल की मुलाकात एक छोटी लड़की मटिल्डा से होती है। उसे भी हाल ही में एरियस ने उसी जगह भेजा था। इस समय मटिल्डा उस लॉकेट को वापस पाने की कोशिश कर रही होती है जो डांटे ने उसे सौंपा था। कुछ डेमंस उससे वो लॉकेट छीन चुके होते हैं। जैसे ही वर्जिल उस लॉकेट को देखता है, वो उसे तुरंत पहचान लेता है। फिर वो उन डेमंस की तरफ देखकर कहता है, वो लॉकेट मुझे दे दो। वर्जिल को देखकर वे डेमंस हंसने लगते हैं। अरे वाह, एक और नया शिकार आ गया। लगता है तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि तुम कहां पहुंचे हो। वर्जिल शांत आवाज में जवाब देता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं कहां हूं। ये ट्रिस्मैजिया का आयाम है, वही ट्रिस्मैजिया जिसे एरियस ने कैद कर रखा है। और जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। वर्जिल एक एक करके सभी डेमंस को काट गिराता है। जो डेमंस बच जाते हैं वे इतने डर जाते हैं कि जान बचाकर भाग निकलते हैं। लॉकेट उठाने के बाद वर्जिल मटिल्डा की तरफ मुड़कर पूछता है, ये लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? फिर कहानी वापस डांटे की तरफ लौटती है, जहां एरियस उससे कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काम करो। डांटे जवाब देता है, मैं तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करूंगा। एरियस कहता है, तुम अपने भाई जैसे नहीं हो। तुम जो भी करते हो अपने मजे और अपनी खुशी के लिए करते हो। और अगर इस दुनिया में तुमसे भी ज्यादा तबाही मचाने की ताकत किसी के पास है तो वो आर्गोसैक्स है। डांटे जवाब देता है, तुम सही कह रहे हो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें की हैं जिन पर मुझे शर्म आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें इस दुनिया को तबाह करने दूं। इसके बाद एरियस अर्काना का एक टुकड़ा उसकी जगह पर लगा देता है। डांटे हैरान होकर पूछता है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? एरियस जवाब देता है, मैं तुम्हारी सोच बदल रहा हूँ। अर्काना की शक्ति का इस्तेमाल करके एरियस डांटे को हजारों साल पहले उस समय में भेज देता है जब आर्गोसैक्स मकाई पर राज करता था। वहां डांटे देखता है कि इंसान और डीमंस दोनों ही खून से भरी जमीन पर खड़े अपने राजा आर्गोसैक्स के आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आर्गोसैक्स वहां पहुंचता है, वो अपने आसपास मौजूद हर जीव की जीवन शक्ति सोखना शुरू कर देता है ताकि अपनी ताकत और बढ़ा सके। लेकिन तभी उसके अपने कुछ अनुयायी ही उसके साथ
साथ विश्वासघात कर देते हैं और पीछे से उस पर हमला कर देते हैं। आर्गोसैक्स उनका जवाब देता है, लेकिन उसी समय लड़ाई में एक और योद्धा शामिल हो जाता है, मकाई का वर्तमान राजा मुंडस, जो कभी आर्गोसैक्स का सबसे वफादार सेवक हुआ करता था। मुंडस सीधे आर्गोसैक्स पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। आर्गोसैक्स कहता है, तो तुम मेरी जगह लेना चाहते हो? मैंने ही तुम्हें बनाया था। ये दुनिया कभी भी तुम्हारे प्रति वफादार नहीं होगी। मुंडस जवाब देता है, तो फिर मैं ऐसी एक नई दुनिया बनाऊंगा जो होगी। और इतना कहते ही वो आर्गोसैक्स का अंत कर देता है। मरते समय आर्गोसैक्स अपने आखिरी आदेश से अर्काना के चारों टुकड़ों को पृथ्वी पर भेज देता है। कई वर्षों बाद उन्हीं टुकड़ों में से एक एरियस नाम के एक आदमी के हाथ लगता है। उस समय एरियस एक आविष्कारक होता है जिसकी नई खोज को उस दौर के राजा ने ठुकरा दिया था। गुस्से में आकर एरियस अपने सारे कागज हवा में उछाल देता है। उन्हीं में से एक कागज सीधे अर्काना के उस टुकड़े पर गिरता है और पल भर में जलकर राख हो जाता है। यही देखकर एरियस का ध्यान उस रहस्यमयी वस्तु की ओर जाता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, आर्गोसैक्स की आत्मा उसके मन में प्रवेश करके कहती है, मैं तुम्हारे मन की हर बात पढ़ सकता हूं। फिर आर्गोसैक्स उसे ऐसे सपने, ऐसे दृश्य और ऐसी शक्तियों की झलक दिखाता है कि एरियस की सारी महत्वाकांक्षा पूरी तरह भ्रष्ट हो जाती है। और यहीं से एरियस और आर्गोसैक्स की अजीब साझेदारी की शुरुआत होती है। असल में एरियस का मिशन था अर्काना के चारों टुकड़े ढूंढना और आर्गोसैक्स को दोबारा जीवित करना। लेकिन एक इंसान की एक जिंदगी इतना बड़ा काम पूरा करने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए आर्गोसैक्स उसे पुनर्जन्म की शक्ति दे देता है। जब भी एरियस मरता, वो दोबारा जन्म लेता और सबसे खास बात, उसे अपनी पिछली सभी जिंदगियों की हर याद रहती। अर्काना की तलाश में उसने अनगिनत बार अपनी जान गंवाई, लेकिन हर बार वो वापस लौट आया और फिर से उसी तलाश में लग गया। ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा, जब तक कि आखिरकार वो अर्काना के चारों टुकड़े हासिल नहीं कर लेता। और आखिरकार सदियों की ये तलाश उसे वर्तमान समय तक ले आई। जब डांटे वापस वर्तमान में लौटता है तो एरियस को घूरते हुए कहता है, तो तुम 1000 साल के बूढ़े हो? एरियस तुरंत उसकी बात सुधारते हुए कहता है, 672 साल, लेकिन वो मेरी बुद्धि की उम्र है, इस शरीर की नहीं। फिर वो आगे कहता है, मुझे अपनी जी हुई हर एक जिंदगी याद है। मैंने राजाओं और सम्राटों को आते जाते देखा है। 600 साल पहले आर्गोसैक्स ने मुझे सिर्फ एक आदेश दिया था, सब कुछ जला दो और इन लपटों को अपना लो। फिर कहानी वापस वर्जिल की तरफ लौटती है। मटिल्डा उसे सब कुछ बता देती है, उसे ये लॉकेट कैसे मिला, प्रोफेसर लूकन की हवेली में क्या हुआ और आखिर वो इस जगह तक कैसे पहुंची। तभी पहले भागे हुए डीमंस और भी ज्यादा साथियों को लेकर वापस लौट आते हैं और उनमें से एक के हाथ में वर्जिल की तलवार भी होती है। जैसे ही वर्जिल उसे देखता है, वो कहता है, मेरी तलवार मुझे वापस दे दो। और फिर पहले की तरह एक बार फिर कत्लेआम शुरू हो जाता है। वर्जिल एक एक करके हर डीमन को उसकी औकात याद दिलाते हुए काट गिराने लगता है, लेकिन तभी एक डीमन अचानक मटिल्डा को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। वो धमकी देते हुए कहता है, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसका गला काट दूंगा। वर्जिल ठंडी आवाज में जवाब देता है, तुम्हें लगता है मुझे उस बच्ची की परवाह है? लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कर पाता, मटिल्डा अचानक उस डीमन के हाथ पर जोर से काट लेती है। वर्जिल बिना एक पल गवाए आगे बढ़ता है। डीमन के हमला करने से पहले ही वो अपनी तलवार वापस हासिल कर लेता है और एक ही वार में उसका हाथ काट देता है। इसके बाद वर्जिल अपनी तलवार की मदद से एक पोर्टल खोलने की कोशिश करता है ताकि वे दोनों वहां से निकल सकें, लेकिन किसी वजह से पोर्टल खुलता ही नहीं। घायल डीमन हंसते हुए कहता है, अगर यहाँ से निकलना इतना आसान होता तो तुम्हें क्या लगता है एरियस लोगों को यहाँ क्यों भेजता? वर्जिल अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता है, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? डरा हुआ डीमन तुरंत बोल पड़ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है। जैसे ही वो ये कहता है, वर्जिल समझ जाता है कि उसका इशारा किस तरफ है। वो पूछता है, कहाँ है वो? डीमन ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहता है, ऊपर। निकास का रक्षक वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उससे लड़े बिना तुम बाहर नहीं निकल सकते। वो तुम्हें ऐसी चीजें दिखाता है जिन्हें कोई भी इंसानी दिमाग सह नहीं सकता। वे लोग दिखाई दे रहे हैं जो बिना आत्मा के ज़ॉम्बी की तरफ भटक रहे हैं। उन सब का यही हाल हुआ था। जो भी उसके सामने गया कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। वर्जिल शांत स्वर में कहता है, ट्रिस्मैजिया भविष्यवक्ता है, वे सिर्फ सच दिखाते हैं। ये सुनकर डीमन जोर जोर से हंसने लगता है। तो फिर तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि तुम अपने ही सच का सामना करने के लिए बहुत कमजोर हो। लेकिन उसकी हंसी कुछ ही पल टिकती है। वर्जिल बिना किसी हिचकिचाहट के उसे वहीं मार डालता है। फिर वो मटिल्डा से कहता है, मेरे पीछे आओ। उधर ग्रहण शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी रह गए हैं। दृश्य बदलकर लेडी की तरफ जाता है। वो कहती है, हम गलत थे बेंस, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारे आदेशों की वजह से न जाने कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं, मासूम बच्चे भी मारे गए हैं। विलियम बेंस जवाब देता है, मुझे पता है कि तुम आज भी अपने माता पिता की मौत का दोष खुद को देती हो। जो इंसान इतना बड़ा दर्द झेल चुका हो, वो हमेशा सही रास्ता नहीं देख पाता। लेडी गुस्से में कहती है, मेरे माता पिता का इससे क्या लेना देना है? यहाँ लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। तब विलियम बेंस उसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। वो कहता है, तुम्हारे पिता जिंदा है, उन्होंने ही हमें तुम्हारे बारे में बताया था। उसके बाद ही मैं उस रात गोदाम में तुमसे मिलने आया था। लेकिन तुम्हारे पिता चाहते थे कि उनके जिंदा होने की बात किसी को पता ना चले। लेकिन इससे पहले कि वीडियो आगे बढ़ पाता, विलियम तुरंत
तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है। फिर वो कहता है, इस पूरी लड़ाई में मुंडस के खिलाफ तुम्हारे पिता ने हर कदम पर हमारी मदद की है। हाँ, उन्होंने खुद को डीमन बना लिया था। हाँ, उन्होंने तुम्हारी माँ की हत्या की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी हमारे उद्देश्य का साथ नहीं छोड़ा। तुम्हें भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये सब सुनकर लेडी पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। कुछ पल बाद वो कहती है, मेरे पिता बिल्कुल तुम्हारी तरह है, एक आत्ममुग्ध इंसान जो अपनी पागल सनक में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। क्या तुम्हें सच में लगा कि उस राक्षस के बारे में सुनकर मैं तुम्हारा साथ देने लगूंगी? उसने मेरी माँ की हत्या की थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी डीमन ने उसे नियंत्रित किया था या उसने अपनी मर्जी से खुद को डीमन बनाया था। इसके बाद भी वो विलियम को खरी खोटी सुनाती रहती है। आखिरकार विलियम एक सैनिक टॉम की तरफ मुड़कर आदेश देता है, ध्यान रखना, ये किसी भी हालत में इस कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जैसे ही वो जाने लगता है, लेडी उसे आवाज देकर कहती है, अगर तुमने मुझे कभी सिर्फ एक सैनिक से बढ़कर समझा है तो एरियस को अरकाना का इस्तेमाल मत करने देना। लेकिन विलियम बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है और सीधे एरियस की ओर बढ़ जाता है। फिर कहानी वापस डांटे की तरफ लौटती है। असल वजह यह है कि एरियस डांटे और वर्जिल को मारना नहीं चाहता, क्योंकि वो दोनों भाइयों की ताकत का इस्तेमाल करके आर्गोसेक्स को उसकी असली शक्ति वापस दिलाना चाहता है ताकि वो मुंडस को मार सके। लेकिन एरियस जितनी भी कोशिश कर ले, डांटे उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। तब एरियस गहरी सांस लेकर कहता है, तो फिर मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अचानक डांटे के शरीर से उसका खून बहुत तेजी से निकलना शुरू हो जाता है। उसे उसी हालत में छोड़कर एरियस वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वर्जिल और मटिल्डा आखिरकार ट्रिस्माजिया के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों बाहर निकलने वाले रास्ते के करीब पहुंचते हैं, अचानक एक रहस्यमयी जादुई बाधा उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और फिर उनके सामने ट्रिस्माजिया अपना असली रूप दिखाता है। ट्रिस्माजिया कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई वर्जिल। उधर ग्रहण शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। कहानी फिर एरियस और पूरे आर्काना की तरफ लौटती है। वहां एक भव्य समारोह चल रहा है जहां चारों तरफ जश्न का माहौल बना हुआ है। उसी समय उपराष्ट्रपति विलियम बेंस वहां पहुंचते हैं। वो सीधे एरियस के पास जाकर कहते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। एरियस मुस्कुराकर जवाब देता है, जरूर, वैसे भी अब ज्यादा समय बचा नहीं है। विलियम कहते हैं, अगर मैं सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर हूं तो शैतान को मारने वाला हथियार भी मुझे ही चलाना चाहिए। आखिरी बार मैं करूंगा। एरियस शांत स्वर में जवाब देता है, आर्काना को सक्रिय करना आसान नहीं है, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन विलियम फिर कहता है, नहीं, मैं खुद ये करना चाहता हूँ। एरियस हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, लगता है मैरी आर्खम को होश आ गया है, उसने तुम्हें क्या बताया? विलियम जवाब देता है, उसने कहा कि आर्काना लाखों लोगों की जान ले लेगा। उसने कहा कि तुम किसी शैतान को मारना नहीं चाहते, बल्कि एक और भी भयानक शैतान को वापस जिंदा करना चाहते हो। लेकिन मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। ये सुनते ही एरियस जोर से हंसने लगता है। फिर कहता है, वो बिल्कुल सही कह रही थी, इसे गिरफ्तार करो। लेकिन सब कुछ उसकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एरियस अपनी शक्तियों से वहां मौजूद सभी सैनिकों पर एक ही पल में नियंत्रण कर लेता है। उसी समय दूसरी तरफ लेडी किसी तरह टॉम को मना लेती है और वो उसे आजाद कर देता है। आखिर वो कभी इन्हीं सैनिकों की कमांडर रह चुकी थी। उधर समारोह के बीच एरियस एक एक करके सैनिकों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। ये देखकर वहां मौजूद मेहमान घबराकर लिफ्टों की तरफ भागने लगते हैं। विलियम अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एरियस उसे बिना किसी मेहनत के वहीं जकड़ देता है। फिर एरियस कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, सदियों में मैंने तुम्हारे जैसे कितने लोगों को देखा है जो खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। सच कहूं, मैं बहुत समय से तुम्हें इस हालत में देखने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो स्पार्डा की तलवार अपने पास खड़ी महिला को देते हुए कहता है, तुम जानती हो क्या करना है। जैसे ही आर्गोसेक्स अपनी पूरी शक्ति हासिल कर ले और पर्याप्त ऊर्जा निगल ले, तुरंत दोनों दुनियाओं के बीच दरार खोल देना। उसी पल लेडी वहां पहुंचते ही गोली चला देती है, लेकिन वो महिला स्पार्डा की तलवार से गोली रोक देती है और तुरंत पलटवार करती है। हमला सीधे लेडी पर होने वाला ही होता है कि तभी डांटे अपने दानवी रूप में अचानक बीच में आ जाता है और पूरा वार खुद सह लेता है। अगर वही हमला लेडी पर लगता तो वो उसी पल दो टुकड़ों में बढ़ जाती। इतना भयानक वार झेलने के बाद डांटे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके बाद एरियस अपना ध्यान विलियम बेंस की तरफ करता है और लेडी की आंखों के सामने ही वो विलियम को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देता है। ठीक उसी समय ग्रहण अपने पूर्ण चरण में पहुंच जाता है। एरियस आर्काना के ठीक बीचों बीच खड़ा हो जाता है और जैसे ही पूर्ण ग्रहण शुरू होता है, आर्गोसेक्स एरियस के शरीर के भीतर पुनर्जन्म ले लेता है। अब एरियस और आर्गोसेक्स एक ही अस्तित्व बन चुके हैं। इसके बाद वो आसपास मौजूद लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी जीवन शक्ति निगलना शुरू कर देता है। हर आत्मा के साथ उसका शरीर और भी शक्तिशाली होता जाता है और आखिरकार सारी ऊर्जा अपने अंदर समेटने के बाद आर्गोसेक्स पूरी तरह मुक्त हो जाता है। एक बेहद भयावह नए रूप में एरियस और आर्गोसेक्स एक साथ एक ही आवाज में कहते हैं, हम वापस आ गए हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर इस सीरीज का अगला भाग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ,
हाँ, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना।